हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं और जो लोग सीजीएल 2025 को टारगेट कर रहे हैं अपनी तैयारी अच्छे तरीके से शुरुआत कर चुके हैं। सीजीएल एंड सीएचएसएल 2025 टीयर 1 के लिए लाइव टेस्ट आरबी के स्टार्ट हो चुके हैं। फर्स्ट लाइव टेस्ट आपका 1 और 2 जनवरी को कराया गया था। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, डिटेल एनालिसिस कराऊंगा और मैथ्स का सॉल्यूशन भी कराऊंगा। काफी सारे एस्पिरेंट्स को, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट था, इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई या स्किप हो गया बाई चांस, तो आप लोग आज भी ये टेस्ट को दे सकते हैं। आज भी आप लोगों के लिए ओपन रखा है, तो आप एनालिसिस वाला पोर्शन और मैथ्स का सॉल्यूशन बाद में देखना, पहले आप टेस्ट दे दीजिए। मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ। आप आरबी की वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, वहां पे पेड टेस्ट लिखा हुआ आएगा। ऑल्दो ये टेस्ट फ्री है लाइव वाले, वहां पे आप पेड टेस्ट में जाके इस पे जो ये सीजीएल 2025 वाला टेस्ट है, इस पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करोगे और उसके बाद सीजीएल 2025 फ्री लाइव मॉक्स पे जाओगे तो आपको पहले ही टेस्ट दिख जाएगा, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एप्लीकेशन अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें पेड टेस्ट पे जाएंगे, ओल्ड टेस्ट सीरीज टीयर 1 वाली पे क्लिक करेंगे, सीजीएल 2025 फ्री लाइव टेस्ट पे जाएंगे, पहला टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये आज के लिए आप लोगों के लिए और ओपन कर दिया है। और जिन लोगों को टेस्ट सीरीज परचेज करनी है, ठीक है, वो परचेज कर सकते हैं, जिससे कि सभी के सभी टेस्ट आपको एक्सेस मिल जाए। टोटल 100 प्लस टीयर 1 टेस्ट ओवरऑल रहेंगे टीयर 1 की टेस्ट सीरीज में, और 70 एक्स्ट्रा कैलकुलेशन क्विजेस आपको दी गई है जो आप अवेल कर सकते हैं। और आप कोड यूज करेंगे टेस्ट 2025 तो आपको 15% टेस्ट सीरीज पे डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप 169 में परचेज कर सकते हैं। वैलिडिटी इसकी 9 मंथ्स की रहेगी। ठीक है, तो तब तक आपका टीयर 1 एग्जाम इजीली हो जाएगा और टीयर 2 के टाइम पे भी आपको एनालिसिस में मदद मिलेगी इफ यू परचेज इट। बाकी इनका सभी जो लाइव मॉक्स होते हैं उनका मैं वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, मैथ्स का और एनालिसिस डिस्कस करता हूं, तो ऐसी एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, इसकी भी 2025 वाले की भी, वो आप फ्यूचर के रेफरेंस पे देख सकते हैं। फिलहाल जो टेस्ट दिया था ये लगभग 7354 एस्पिरेंट्स ने दिया था। इसके अंदर वेबसाइट पे आप देखेंगे तो इस तरीके से चीजें दिखती हैं। ठीक है, ऑल पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन एक साथ दिख जाएंगे और आप इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में विद सॉल्यूशन देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस। अगर आपको एक साथ दिखना है, आपने कितने टाइम में अटेम्प्ट किया टेस्ट को, वो आप देख सकते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन को। यहाँ पे अगर आपको लैंग्वेज चेंज करनी है तो वो आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। उसके नीचे काफी सारा एनालिसिस वाला पोर्शन आता है कि आपका स्कोर क्या है, टॉपर का स्कोर क्या है और एवरेज स्कोर क्या है। ठीक है, अभी क्योंकि फर्स्ट टेस्ट था, मैंने सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन साथ के साथ ओपन कर रखे थे। इस केस में क्या होता है, कुछ बच्चे जो दोबारा पेपर देते हैं तो यहाँ पे आपको जो स्कोर दिखेगा वो थोड़ा बहुत, जो टॉपर का स्कोर है वो जेन्युइन नहीं होता, क्योंकि वो कई मैक्सिमम केसेस में ये देखा जाता है कि वो दोबारा पेपर अटेम्प्ट कर लिया, सॉल्यूशन समझ लिया सारे, फिर से अटेम्प्ट कर दिया। ठीक है, ये दूसरी आईडी से, तो उनका हाईएस्ट बन जाता है। तो इतना ज्यादा से टॉपर का स्कोर देख के आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। साथ साथ टॉपर के स्कोर से आपका ओवरऑल मैटर भी नहीं करता, क्योंकि कट ऑफ जो टॉपर के स्कोर से काफी ज्यादा कम होती है टीयर 1 की। ठीक, बाकी मैं आपको अभी एनालिसिस बताऊंगा तो सारी चीजें क्लियर होंगी। ज्यादातर एस्पिरेंट्स का जो टेस्ट में स्कोर था वो 121 से लेके 140 के बीच में था। ठीक है, एवरेज स्कोर 117 नंबर के आसपास गया था। टोटल अगर मैं देखूं कि कितने लोगों ने कितना कितना स्कोर किया है, 180 से ज्यादा स्कोर करने वाले एक्चुअली में वो हमारे पास 2 एस्पिरेंट है। कुछ फेक एंट्रीज भी मैंने हटाई तो 2 बने। 170 से ज्यादा स्कोर करने वाले 46, 150 से ज्यादा स्कोर करने वाले 947 कैंडिडेट्स है। इस तरीके से आप पूरा डेटा यहाँ पे देख सकते हैं। एवरेज 116.85 है, मीडियन स्कोर 125 मार्क्स है और टॉप 15 का जो स्कोर है वो 177.87 रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे परसेंटाइल देख सकते हैं लोगों की कितनी कितनी परसेंटाइल यहाँ पे रही है। और आपको पता है सीजीएल 2025 में भी आपको बहुत अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि जब तक इसके टीयर 1 की बारी आएगी तब तक सीजीएल 2020 का हो सकता है फाइनल प्रोसेस ना निपटे, मतलब फाइनल प्रोसेस भी निपट गया, फाइनल रिजल्ट भी आ गया, तब तक ज्वाइनिंग ना हो, तो जब तक बच्चे पेपर दे रहे होंगे। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करके रखिए। ठीक है, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। टॉप 15 एस्पिरेंट्स का अगर हम स्कोर देखें तो कुछ इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, एवरेज देखेंगे टॉप 15 एस्पिरेंट्स का तो हमारे पास ये था 177.87, जस्ट फॉर एन आइडिया, इसे ज्यादा सोचना नहीं है टॉपर्स के स्कोर को। अब हम सेक्शन वाइज बात करते हैं। जैसे मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करने वाले 182 एस्पिरेंट्स है, 48 स्कोर करने वाले 321 या 48 या 48 से ज्यादा। इसका मतलब क्या है, इतने ही से ज्यादा है। सॉरी, रीजनिंग की बात चल रही है यहाँ पे। ऐसे आप यहाँ पे 46, 42, 44 इस तरीके से देख सकते हैं। परसेंटाइल देखनी है तो आप देख सकते हैं उनकी परसेंटाइल लगभग कितनी कितनी बन रही है। मतलब अगर 40 नंबर स्कोर कर रहे हो तो आपकी परसेंटाइल 45 रह गई है, जो कि बहुत ज्यादा कम है। तो आपको मेंटेन करके चलना है, एटलीस्ट 80 परसेंटाइल आपकी टेस्ट में होनी ही चाहिए टीयर 1 के। तो कोशिश करिए आप, जैसे रीजनिंग का अगर मैं देखूं तो 46 और 44 लगभग 45 या उसके आसपास आपका स्कोर आया तो अच्छा स्कोर है, उससे कम है तो आपको इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं एवरेज स्कोर देखूं तो 37.6 है और मीडियन स्कोर देखूं 41। ओवरऑल अगर मैं कहूं पेपर का लेवल कैसा था तो हम कह सकते हैं मॉडरेट माइनस की साइड हम इसे रख सकते हैं, या इजी टू मॉडरेट की साइड।
अगर जीके सेक्शन पे आते हैं तो इसका लेवल भी आपका मॉडरेट साइड है। ओवरऑल एवरेज स्कोर 17.49 है, मीडियन स्कोर 18 है, 50 में से 50 स्कोर करने वाला कोई भी नहीं है। 48 स्कोर या उससे ज्यादा स्कोर करने वाले 2 एस्पिरेंट है। 40 या 40 से ज्यादा स्कोर करने वाले सिर्फ 27 कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे 25 या 25 से ज्यादा स्कोर करने वाले 14.95 और परसेंटेज यहाँ पे चल रही है 81। तो अगर आपका यहाँ पे इस पर्टिकुलर मॉक में स्कोर 25 के आसपास है, डेट्स वेरी गुड। 25 से कम है तो और मेहनत कीजिए, 25 से ज्यादा है तो बहुत अच्छे। चलते हैं मैथ सेक्शन की तरफ। तो 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करने वाले 130 एस्पिरेंट्स हैं। ठीक है, ऑल्दो इसमें ज्यादा भी स्कोर होना चाहिए था और ज्यादा लोग भी होते, इतना ज्यादा मुश्किल पेपर का लेवल नहीं था। एवरेज स्कोर 32.96 है, लेवल में मॉडरेट साइड इसे रख सकता हूं। ठीक है, डिफिकल्ट में बिल्कुल भी नहीं जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम का जो लेवल होता है उसके प्लस माइनस थोड़ा सा मान के चलिए, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, मीडियन स्कोर आपका इतना है 36.50। ठीक है, 40 या 40 से ज्यादा स्कोर करने वाले 2617 है। अगर परसेंटाइल के बेसिस पे देखूं तो आप यहाँ पे देखेंगे 42 और 44। अगर आपका 42 से नीचे जा रहा है इस पर्टिकुलर टेस्ट में मैथ्स में स्कोर, तो यू नीड टू इंप्रूव अ लॉट। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा हायर साइड था, मॉडरेट प्लस कह सकते हैं। इसके अंदर जो लेवल एवरेज स्कोर गया है वो 28.88 मान लो, मीडियन स्कोर 31 गया है। स्कोर्स आप इस तरीके से देखते हैं, 50 आउट ऑफ 50 लाने वाले सिर्फ 11 कैंडिडेट्स हैं, फिर 48, 46 इस तरीके से आप देख सकते हैं। ओवरऑल अगर इसमें अच्छा स्कोर माना जाए इंग्लिश में तो ये हो सकता है कि अगर आपका 37, 38 तक आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये ठीक ठाक स्कोर है फिलहाल के हिसाब से। बट देयर आर चांस जहां पे आप इंप्रूव कर सकते हैं, कोशिश करिए हाईएस्ट लाने की। जो सेफ स्कोर रहेगा ओवरऑल कैटेगरी वाइज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ इस पर्टिकुलर टेस्ट के हिसाब से। तो अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आपको 140 आ जाता है डेट्स वेरी गुड। ओबीसी से 136, ईडब्ल्यूएस से इतना, एससी कैटेगरी से 117 और एसटी कैटेगरी से इतना। इससे ऊपर स्कोर आया है तो डेट्स अ गुड स्कोर, इससे कम स्कोर आया है तो यू नीड टू इंप्रूव अ लॉट। एंड कोशिश करिए अपना हाईएस्ट जितना ज्यादा से ज्यादा आप स्कोर ला पाए उतना कोशिश करिए। जब आप मॉक्स दे रहे हैं उसे अलग अलग तरीके से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। ठीक है, आप एक हो सकता है फिक्स पैटर्न पे मॉक्स दे रहे हो तो ये देखिए क्या चीज आप लोगों के लिए वर्क कर रही है मॉक देते टाइम, क्या नहीं कर रही है, और जो चीज आप लोगों के लिए वर्क कर रही है उसी तरीके से आप मॉक्स दीजिए और एग्जाम में भी वही पैटर्न फॉलो करिए। ठीक है, हम सभी लोगों की स्ट्रेंथ वीकनेस अलग अलग होती है, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप मॉक्स अटेम्प्ट करिए। ऑल्दो जो पैटर्न मैं रिकमेंड करता हूँ वो आपका यही होता है कि भाई पहले आप जीके और इंग्लिश इन दोनों सेक्शंस को आपको अटेम्प्ट करना है। पहले इंग्लिश दे लो तो फिर उसके बाद जीके, वरना जीके फिर इंग्लिश। उसके बाद रीजनिंग को रिकमेंड करता हूं मैं, और उसके बाद फाइनली मैथ्स को रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस दैट वी शुड फॉलो व्हाइल अटेम्प्टिंग द टेस्ट। और जो भी क्वेश्चन नया दिखे, लंबा दिखे या पहले नहीं कर रखा उसे लास्ट के लिए छोड़ना है। किसी क्वेश्चन को 2 बार से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है। मॉक में भी रॉन्ग क्वेश्चंस हो सकते हैं, एग्जाम में भी आपके रॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, तो 2 बार की मंसार आ गया ठीक है, वरना छोड़ दो उस क्वेश्चन को फिलहाल। ठीक, और दिस इज हाउ इट इज। एंड अच्छे से मॉक्स देते रहिए अपने। हर संडे का जो लाइव टेस्ट होता है वो तो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। ठीक है, बाकी आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के भी ट्राई कर सकते हैं टीयर 1 के लाइव मॉक्स। ठीक है, आरबी का हर सैटरडे संडे आप लोगों के लिए कराया जाएगा और ये एग्जाम तक कंटिन्यू रहेगा। मस्ट अटेम्प्ट दीज मॉक्स। और इसका मैथ्स का सॉल्यूशन भी मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूं, तो एक बार देख लेते हैं। अच्छा, मैथ्स का सॉल्यूशन किन लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा? देखो, जो बच्चे ऐसे हैं ना जो 45 ला रहे हैं या 40 से कम जिनका स्कोर जा रहा है, ठीक है, जिन्हें लगता है कि उन्हें टाइम ज्यादा लग रहा है मैथ्स सेक्शन में, तो वो डिटेल्ड सॉल्यूशन जरूर देखा करें वीडियो को। चाहे वीडियो की स्पीड, क्योंकि आपने क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, तो वीडियो की स्पीड को 2x कर सकते हैं आप। ठीक है, क्विकली आप देख लीजिए कि क्या क्या चीजें बताई जा रही हैं, कैसे आपको ऑप्शंस को यूज करना है क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए, क्या और चीजें सोची जा सकती थी क्वेश्चन में। उसी से आपको पता चलेगा कि आपकी कमियां कहां पे और उसे कैसे सुधारा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जब आप डायरेक्ट टेस्ट देते हैं खाली, वहां पे उसका सॉल्यूशन देखते हैं, बाकी सारी चीजें देते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकता है आपको क्लियर ना हो, तो जिनके बेसिक्स वीक हैं तो उन्हें वहां पे हो सकता है थोड़ी दिक्कत आए, या फिर जिनके ठीक ठाक हैं तो सॉल्यूशन में कई बार एग्जैक्टली जो रिटर्न सॉल्यूशन होता है, सारी बेस्ट अप्रोचेज वहां पे मेंशन नहीं होती कि ऑप्शन से करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, यूनिट डिजिट लगाना है तो कैसे लगा सकते हैं, डिजिटल सम लगाना है तो कैसे लगा सकते हैं, या और क्या क्या चीजें क्वेश्चन में देखी जा सकती हैं। तो उसके लिए अगर मैथ्स को आपको इंप्रूव करना है तो आई विल रिकमेंड कि आप मैथ्स का डिटेल सॉल्यूशन जरूर देखें। वीडियो के क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, तो आपको ज्यादा उन चीजों पे सोचना नहीं है उस टाइम पे, बस वीडियो की स्पीड बढ़ा के जो जो क्वेश्चंस में आपका टाइम लगा वो क्वेश्चंस एक बार देख लीजिए कि उन्हें किस तरीके से और कम टाइम में हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैथ्स के सॉल्यूशंस के साथ हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मैथ्स का कहता है, हमारे पास 3500 रुपीज है जो हम सिंपल इंटरेस्ट पे देते हैं 4 साल के लिए, तो जो अमाउंट बनता है वो है 1260। तो हमें बताना होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है।
तो इजिली आप कैसे करते हैं कि आप कहते हैं सर 4 साल का ब्याज इतना है, तो 1 साल का कितना होगा वो निकालने के लिए इसे 4 से डिवाइड कर दो। तो इसे 4 से काटूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 315 बचेगा। अब भाई ये इसका कितना प्रतिशत है हमें ये बताना है। 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, 20, 10, 9 और 15। ओरली कर सकते हैं। आप कहेंगे सर इस वैल्यू का 10% अगर मैं निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 350। ये तो 350 से कम है, मतलब 10% से कम होगा। चारों ऑप्शन में 10% से कम सिर्फ ऑप्शन नंबर सी है, तो यही मेरा आंसर हो सकता है। डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक से करना हो तो आप कहेंगे सर ये 315 है, इतना इंटरेस्ट है 1 साल का, अमाउंट था मेरे पास यहाँ पे 3500 इंटू में 100% कर लेंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आप यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, फिर 35 से काटेंगे तो आपका मान आ जाएगा 9। ठीक है, 9%। इस तरीके से भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं, वरना जरूरी नहीं होता आप पूरा का पूरा परसेंटेज में ऐसे इंटू 100 करके सारी चीजें निकालें। आप कह सकते थे भाई मेरे पास क्या है, ब्याज कितना मिल रहा है मुझे, 315 मिल रहा है, कितने पे, 3500 पे। सिर्फ रेशियो देख लो और कुछ करने की जरूरत नहीं है पूरा का पूरा। आप यहाँ पे से 35 से काटेंगे तो 9 और ये आ जाएगा आपके पास 100। तो 100 पे ब्याज कितने का मिल रहा है, 9 का मिल रहा है, तो ये कितना प्रतिशत है, 9% है। ठीक है, इस तरीके से भी देखा जा सकता है। इट्स अप टू यू विच अप्रोच डू यू फॉलो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। क्वेश्चन में इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन है हमारे पास। कहता है 2 कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन होता है, ए को 55% टोटल वैलिड वोट्स का मिलता है। टोटल जो वोट डाली गई है वो इतनी है। हमें बताना है कि अदर कैंडिडेट बी को कितने वोट मिले। अगर 15% जो वोट्स डाली गई वो क्या हो गई, इनवैलिड हो गई। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमें दे रखी है कितनी है, तो हमने जो टोटल वोट डाली गई वो है हमारे पास 20,400। अच्छा, आप मुझे एक छोटी सी चीज बताइए कि जो इलेक्शन जीतेगा या हारेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, जो वोट एक्चुअली में काउंट होंगी, जो सही वोट्स होंगी। तो जो इनवैलिड वोट है हमें इनमें से टोटल वोट्स में से हटाना पड़ेगा। कितनी है, 15% इनवैलिड वोट है, तो सही वोट्स कितनी होगी, 100 में से 15 घटाएंगे 85%। आप 85% को क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर ये तो होता है 17/20, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद ये वैलिड वोट हो गई, ए को मिली 55% वैलिड वोट्स का, तो जो दूसरा कैंडिडेट है उसे कितना मिला होगा, 45%। 100 में से 55 को घटा दोगे आप, तो 45% क्या होता है मेरे पास, ये होता है 9/20। तो इसमें 9/20 कर देंगे और हमारा क्वेश्चन खत्म। सिर्फ ये कैलकुलेशन इसके अंदर करनी थी। अब आप यहां पे भी ऑप्शन की मदद भी लेंगे, वैसे भी करेंगे जिससे आपको इजीली आ जाए वो। जैसे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, फिर 2 दूनी 4 होता है, तो अगर मैं ये काटता हूं तो ये 4 से मेरे पास 51 टाइम्स कट जाएगा। अब आप देखो सिंपल जो बिल्कुल इजीली कट सकता था वो कट लिया, बाकी आपको कैलकुलेशन करनी है। 4 ऑप्शन में अगर मैं देखता हूं, देखो यहाँ पे कहीं जीरो तो नहीं आ रहा ना लास्ट में, 3 ऑप्शन में जीरो है भाई, तो यूनिट डिजिट से हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि मेरा आंसर यही हो सकता है। आप मल्टीप्लाई कर दो या यूनिट डिजिट से भी ट्राई करोगे, 7 9 जा 63, 3 इंटू में 1 3, तो यूनिट डिजिट जो भी आंसर होगा उसका 3 होगा, तो हमारा आंसर आ गया। पूरी कैलकुलेशन करने बैठोगे ऐसे बेसिक क्वेश्चंस में तो टाइम ज्यादा लग जाएगा आपका। अब जैसे ये वाला सवाल है, साथ के साथ करने वाले सवाल मैं साथ के साथ ही आपको करा रहा हूं। जैसे ये 12 की पावर 6 प्लस 1, ये 11 से डिविजिबल है, तो हमें बताना है, सॉरी 11 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो 12 की पावर 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 11। हम रिमाइंडर कंसेप्ट में पढ़ते हैं कि अगर किसी वैल्यू की कोई भी पावर दे रखी हो, हम नीचे वाली वैल्यू को डायरेक्टली डिवाइड करो। 12 को अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास वैल्यू बचती है 1, तो मैं कह सकता हूं 1 की पावर 6। 1 को 11 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, मेरे पास 1 ही आता है, तो ये हो जाएगा 1। तो नेट रिमाइंडर कितना बना, 1 प्लस 1 2। तो ये मेरा क्वेश्चन का आंसर है। विदाउट पेन करने वाला सवाल था। आगे बढ़ते हैं, कुछ मुश्किल नहीं था इसमें। अब जैसे टाइम एंड वर्क का सवाल है, 1.5 से 2 लाइन का सवाल आपको दिख रहा है, आराम से पढ़ के किया जा सकता है। हम कहेंगे सर एक काम को करने के लिए P को 1/3 टाइम लगता है, किससे, Q से। तो P और Q यहाँ पे 2 लोगों की बात हो रही है। टाइम की बात करेंगे तो मैं मान लेता हूं Q को अगर 3 रेशियो टाइम लगता है काम को करने के लिए, तो P को कितना लगेगा, 1 रेशियो 1/3 लग रहा है, क्योंकि दोनों साथ मिलके काम को 48 दिन में करेंगे, तो हमें बताना है क्यों अकेला कितने टाइम में करेगा। तो टाइम का अगर रेशियो ये है तो आप कहेंगे सर इनकी एफिशिएंसी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3:1। तो P की एफिशिएंसी अगर 3 होगी तो Q की 1 हो जाएगी। कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 + 1 4। दोनों साथ मिलके काम करेंगे तो कितने टाइम में काम को कंप्लीट कर पा रहे हैं, ये कर पा रहे हैं 48 डेज में। तो ये क्या हो जाएगा मेरा टोटल वर्क। हमसे पूछा है कि
क्यू अकेला कितने टाइम में करेगा, तो क्यू की एफिशिएंसी है 1, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी क्या आ जाता है, टाइम, तो 1 से भाग देंगे, क्वेश्चन हो गया खत्म। अब यहां पे भी आप देख सकते हैं ऑप्शन में मेरे पास कि यूनिट डिजिट सारों की डिफरेंट है, तो 4 को 8 से करूंगा 32, यूनिट डिजिट आएगी 2, तो इसी से मेरा आंसर आ जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। चले अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राम और रमेश के पास 10% और 20% ज्यादा लैंड है, किससे, सोहन से। तो हमें बताना है कि रेशियो क्या होगा राम और रमेश के लैंड का। तो बहुत इजी सवाल है। अगर मैं बात करता हूं सोहन पे, मान लेते हैं हमारे पास परसेंटेज में 10% 12% है, मान लो सोहन के पास है मेरे पास 10 लैंड, तो राम के पास 10% ज्यादा, इस 10 का 10% कितना आएगा 1, तो आप कहेंगे सर 11 हो जाएगा। रमेश के पास कितना हो जाएगा 20% ज्यादा सोहन से, तो इस पे 20% 10 का निकालूंगा तो 2 ज्यादा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12, और टोटल इन दोनों का रेशियो हमसे पूछा है तो वो क्या आ जाएगा 11:12। खत्म हो गया सवाल। ठीक है, तो डायरेक्टली हमने 10 की टर्म्स में देख लिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 10% 20% थे। ठीक है, वरना अगर हमारे पास मान लो ये वाली वैल्यू होती है सर एक का 11% ज्यादा है, एक का से 13% ज्यादा है, तो उस केस में हम क्या मानते, बेस को 100 लेते हैं, तो फिर मैं कहता 111 और 113, डिपेंड करता है वैल्यू क्या दे रखे हैं उस हिसाब से हम सोच लेते हैं। वरना आप यहाँ पे इसे ऐसा भी कर सकते थे कि भाई मैं इसे 100 मान लेता, ये 110 हो जाता फिर मेरा, और ये 120 हो जाता, तब भी मेरे पास बात वही रहती, रेशियो 11:12 आता। तो ये तो प्रैक्टिस से आप धीरे धीरे ये चीजें सीख जाते हैं। विदाउट पेन वाला सवाल था ये भी। अब ये वाला सवाल है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला। कहता है वेंडर ए कहता है कि वो अपनी गिफ्ट्स को 25% पे बेचता है प्रॉफिट पे, लेकिन जो वेट देता है वो 15% ट्रू वेट से कम देता है, तो एक्चुअली उसका गेन परसेंट क्या होगा ये बताना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे एक तरीके से दो तरीके से वो प्रॉफिट कमा रहा है। पहला प्रॉफिट तो हो गया मेरे पास जब वो कह रहा है कि मैं 25% एक्स्ट्रा में बेच रहा हूं। 25% क्या होता है 1/4 होता है, तो आप कहेंगे सर अगर पोस्ट प्राइस से 4 पड़ रहा है तो वो कितने का बेच रहा है, वो बेच रहा है यहाँ पे 5 का। एक तो प्रॉफिट ये हो गया। दूसरा प्रॉफिट वो कमा रहा है क्योंकि वो कम क्वांटिटी दे रहा है, दूसरे पर्सन को कम क्वांटिटी दे रहा है। तो कैसे होगा, 15% कम देने का मतलब ये हो गया कि भाई 100 ग्राम कह रहा है कि मैं दूंगा, लेकिन इसका 15% कम कर दिया तो वो कितना देगा, वो देगा 85 ग्राम। तो उसका लागत मूल्य कितना होगा 85 ग्राम का, लेकिन पैसे चार्ज करेगा कितने के 100 ग्राम के। ठीक है, तो अगर मैं इसे रेशियो में लिखना चाहूं तो आप कह सकते हैं 17:20। सामान 17 का देगा, चार्ज करेगा कितने के 20 के। तो ये बेईमानी की वजह से कमाया। जब मेरे पास दो कॉन्जिक्यूटिव मेरे पास प्रॉफिट आ रहे हैं या दो कॉन्जिक्यूटिव चेंजेस आ रहे हैं, तो नेट चेंज जो होता है हम उसमें क्या कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं रेशियो मेथड में। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहां पे जो चीज कट रही है आप चाहो तो पहले ही काट दो। जैसे कि मैं देख सकता हूं यहाँ पे 4 × 17 करता तो 4 से, और इधर 5 × 20 करता तो मैं 4 से 20 को डायरेक्टली काटूंगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 5, और मेरे पास ये आ गया रेशियो 17। इसको इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 25। तो 17 का पड़ रहा है तो वो बेच रहा है 25 का, तो प्रॉफिट कितने का कमा लिया, आप कहेंगे सर 8 का कमा लिया। कितने पे 17 पे। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर हम पूछेंगे तो 8/17 इंटू में 100%। अब 80 को 800 को 7 से काटेंगे तो पहले तो मेरे पास 4 टाइम्स जाएगा, फिर 127 टाइम्स जाएगा और पॉइंट कुछ जाएगा, तो 47 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन में है, तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलें आगे। अगला सवाल हमारे पास बहुत सिंपल सवाल, कहता है रोहित 25% तो अपनी सैलरी का खाने पे खर्च करता है, 12% हाउस रेंट पे, 8% एंटरटेनमेंट पे और 5% कन्वेंस पे। तो अगर उसकी मंथली जो सेविंग है वो इतनी है तो हमें बता दो उसकी मंथली सैलरी कितनी होगी। ठीक है, तो आपको पता है सैलरी क्या होती है, ये होती है आपकी सेविंग प्लस एक्सपेंस। अब टोटल अगर हम सैलरी को जनरली 100% मान के चलते हैं तो आप देखिए यहां पे एक्सपेंस कितना हो गया, 25% अलग गए, 12, 25 प्लस 12 37 प्लस 8 45 और प्लस 5 50। तो एक्सपेंस हो गया कितना 50% टोटल सारा मिला के। तो आप कहेंगे सर सेविंग भी कितनी होगी, अगर सैलरी 100% है तो इसका 100 माइनस 50 ये बचेगा 50%। तो 50% क्या होता है 1/2। तो मैं कह सकता हूं 1/2 ऑफ
सैलरी ये किसके बराबर है, ये वाली वैल्यू हमारे पास बराबर है 2450 के। तो हमारे पास सैलरी कितनी आ जाएगी, इंटू 2 कर देंगे हम यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 4900। कोई तकलीफ तो नहीं है किसी को भी, क्लियर। ये समझाने के लिए मैंने कुछ ऐसे लिखा कि ये सेविंग प्लस, वरना आपको ऑलरेडी पता है भाई कि मेरे पास खर्चे क्या हो रहे हैं। यहाँ पे रिमेनिंग वर्ड लिखा हुआ, रिमेनिंग लिखा होता तो हम वो कंसेक्यूटिव मल्टीप्लीकेशन वाला करते हैं। यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि भाई टोटल सैलरी का इतना इतना % खर्चा है, तो 25 जमा 12 जमा 8 जमा 5 हमने करा, तो हमने कहा कि भैया 50% उसने खर्च कर दिया। तो रिमेनिंग कितना रहेगा, आप कहेंगे सर 100 में से 50 को घटाओ तो 50% मेरा रिमेनिंग बचेगा, वही सेविंग है। तो मैं कहूंगा कि सैलरी का 50% मतलब 1/2, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये सेविंग के बराबर हो जाएगा, डेट इज 2450। यही चीज मैंने यहां पे करी और अपना आंसर निकाला है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 5 साल पहले जो रवि था वो 3 गुना एज का था काव्य से, तो 3:1। आगे कहता है अगर मैं 8 साल आगे चला जाऊं, 8 साल आगे चला जाऊं तो रवि ट्वाइस एज ओल्ड एज काव्य हो जाएगा। तो हमें बताना है प्रेजेंट सम ऑफ देयर एजेस। जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन दे रखा होता है तो हम क्या करते हैं, हम कहेंगे सर एज में दो लोग कितने भी बढ़ जाएं या घट जाएं, उनका जो एज का डिफरेंस है वो कभी नहीं बदलता। तो जो एज का डिफरेंस है यहाँ पे वो कितना है, 2 है, और यहाँ पे है एज का डिफरेंस 1। तो हमें इन इक्वल बनाना पड़ेगा। 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है, 2 होता है। तो आप क्या करेंगे यार, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और इसमें 1 से, इसमें तो कोई चेंज आना नहीं है। तो फाइनली मैं कह सकता हूं रेशियो मेंटेन करने के लिए ये 3:1 है, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा 4:1, तो 4:2। अब चेंज कितने का आया, आप देखेंगे यहाँ पे 1 रेशियो का चेंज आया। 1 रेशियो किसके बराबर, देखो प्रेजेंट होगा, यहाँ पे 5 साल पीछे जा रहे हैं, यहाँ पे 8 साल आगे, तो नेट चेंज 8 -5, तो ये तो नेट चेंज तो हो गया 13 ईयर्स का। 1 रेशियो 13 ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है, 1 रेशियो 13 ईयर को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप बताओ 5 साल पहले उनकी एज का सम कितना हो गया, यहाँ पे ये वाली वैल्यू तो हो गई 4 रेशियो। 4 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, 4 इंटू में 13, ये हो गया 52 ईयर्स। ठीक है, अगर आपने 52 देख के ऑप्शन में, हालांकि हमने ज्यादा मुश्किल बनाया नहीं इस बार ऑप्शन, बट 52 दे देते तो कुछ लोग गलती कर देते। ये 5 साल पहले की एज है, हमसे पूछे प्रेजेंट एज का सम, तो प्रेजेंट एज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप कहेंगे सर इसमें क्योंकि दोनों की से एज 5-5 साल बढ़ेगी तो 2 इंटू 5 जो कि होता है 10, ये ऐड करना पड़ेगा और ये वाली वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 62। क्लियर है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है एक पेशेंट है हॉस्पिटल में जिसे डेली चाय दी जाती है एक सिलेंड्रिकल कप में, जिसका डायमीटर हमें 14 दे रखा है। कप को 6 सेंटीमीटर की हाइट तक भरा जाता है। अगर 150 पेशेंट को डेली टी सर्व करनी है तो कितनी चाय बनानी पड़ेगी। देखो मेरे पास यहाँ पे सिलेंड्रिकल कप है, इसका डायमीटर 14 है तो रेडियस हो गया 7, और कितने हाइट तक भरा हुआ है ये 6। हम इसे चाय के तौर पर देते हैं, कितने पेशेंट को देते हैं, 150 पेशेंट्स को देते हैं। तो टोटल कितना बनाना पड़ेगा, आप कहेंगे सर एक कप की जो वॉल्यूम है उसमें 150 से गुना कर देंगे, तो हमें देना पड़ेगा 150 इंटू में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई r²h, ठीक है, पाई 22/7 इंटू में रेडियस है मेरे पास यहाँ पे 7 इंटू 7 इंटू हाइट है 6 तक भरा हुआ है, इतना देना है। अब ये सारी यूनिट से सेंटीमीटर में, हमसे पूछा लीटर में, तो हमें लीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ता है, 1000 से। ये अब वैल्यू मेरे पास आ जाएगी लीटर में। पता होना चाहिए आपको 1000 सेंटीमीटर क्यूब ये 1 लीटर को रिप्रेजेंट करता है, तो वही मैंने कंप्यूटेशन की। अब ये समझाने के लिए मैंने इतनी सारी चीजें आप लोगों के लिए लिखी है। बाकी अब आप क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, देखो ये मेरे पास कैलकुलेशन वगैरह बन रही है, पॉइंट में कुछ आएगा 1000 वगैरह कटेगा, ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरा जो आंसर होगा वो किस किस से डिविजिबल होगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे 11 से डिविजिबल होगा, और ये 7 भी मिल रहा है, 7 से भी डिविजिबल होगा। उसके बाद आप यहाँ पे 3 दिख रहे हैं, यहाँ पर 3 का फैक्टर तो 9 से भी डिविजिबल होगा। तो इतने सारे चीजों से डिविजिबल है, अप्रोक्सीमेशन कुछ लग नहीं रहा, तो आप सोल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप 9 का डिविजिबिलिटी रूल लेके चलेंगे, 9 से कट रहा है, क्या ये आपका 7 से कट रहा है, 7 की जगह 11 से चेक करो, 6 5 11 और 1 और 6 7, 11 - 7 4, 11 से नहीं कट रहा। ठीक है, इसे देखता हूं, 6 5 11 -5, 11 से नहीं कट रहा।
ये वाली वैल्यू 3 3 11 से कट रहा है, क्या ये मेरा 9 से कट रहा है? क्योंकि 3 यहां से मिल रहा है, 3 यहां से, 9 से कटना मतलब सम ऑफ डिजिट 9 से कटनी चाहिए, सम बन रहा है 6, नहीं कट रहा, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है ये। ठीक है, आप सोल्व करेंगे तब भी निकल जाएगा। ठीक है, आप देख लो 9 और 9 18, 9 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा, यही आपका आंसर आएगा। ठीक, तो ये सारी चीजें सोची जा सकती हैं बाकी इस क्वेश्चन में। जैसे ही आपने सिलेंडर देखा था तो आप समझ जाते हैं यहाँ पे जब मैं सोल्व करूंगा तो मेरा आंसर जो होगा वो 11 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा। ठीक है, तो 11 और 7 से कटने वाला कौन सा ऑप्शन ऐसा है वो चेक कर लेते तब भी आंसर मिल जाता। बट इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, ऑल्दो इसे बेसिक से भी करना बहुत आसान है, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है। जब रेडियस 7 होता है तो पाई आर स्क्वायर का मान हमें पता होता है, ये वाली वैल्यू हो जाती है एरिया 154। तो डायरेक्ट कैलकुलेशन आपको यही करनी थी, 150 इंटू 154 इंटू में 6, जीरोज वगैरह भूल जाते और उसके बाद अपने आंसर मैच कर लेते 4 ऑप्शन से। अब देखो ये वाला सवाल भी बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, जिसके भी कंसेप्ट थोड़े भी ठीक है वो इसे इजीली कर सकता है। कहता है हमारे पास 2a प्लस बी 10 है, 2ab 9 है, हमें बताना है 2a माइनस बी। तो भाई एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताता हूं। a माइनस बी हमारा किसके बराबर होता है? अगर हमें a प्लस बी दे रखा हो तो हम कहते हैं ये होता है प्लस माइनस अंडर रूट में मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये फॉर्मूला तो आप सभी लोगों ने पढ़ा है। अब इसी को यूज करके हम यहां पे बता देंगे, ऑल्दो यहां पे a किसे रिप्रेजेंट करेगा? ये 2a को रिप्रेजेंट करेगा और b सिंपल b को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप कहेंगे सर हमें 2a माइनस बी अगर बताना है तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस रूट के अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a 2a प्लस बी का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 4ab। तो यहां पे 4ab मतलब 4 इंटू में 2a, a क्या है और b। तो यहां पे गलती मत करना, यहां ध्यान से करना। तो ये मेरे पास वैल्यू बनी 8ab। अब मेरे पास 2ab का मान है 9, तो 8ab का मान कितना हो जाएगा? 9 इंटू 4 और ये वाली वैल्यू हो गई 36। अगर ये वाली वैल्यू 36 है तो 100 माइनस 36 करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 64। रूट में निकालूंगा तो वैल्यू बचेगी प्लस माइनस 8। हमसे पूछा क्या है? वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ 2a माइनस बी, तो वो प्लस माइनस 8 में 8 चला जाएगा कि एक वैल्यू 8 भी है। हालांकि माइनस 8 होता तो वो भी ठीक था क्योंकि कोई और कंडीशन नहीं दे रखी थी। अब जैसे डीआई का ये सवाल है, कहता है एक फैमिली का सेविंग और एक्सपेंस दे रखा है यहां पे इस पाई चार्ट के थ्रू। फैमिली जो सेव करती है वो 8,000 रुपए महीने के हिसाब से करती है। तो हमें बताना है कि रेशियो क्या होगा एक्सपेंडिचर ऑन फूड टू डेट ऑन सेविंग। तो बहुत ही सिंपल पूछ लिया। अगर एक्सपेंडिचर ऑन फूड की बात करूं तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 120 और हमसे पूछा है सेविंग ये आ रहा है हमारे पास 60। हमसे रेशियो पूछा है ना, तो एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, जो डिग्री में है वही हमारा रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू 120 रेशियो में 60, 2:1 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन खत्म। वेरी इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, साथ के साथ करने वाले थे। इसका मैंने डायग्राम बना दिया। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था। क्वेश्चन में कहता है एक मिरर को हमने क्या करा, जमीन पे रख दिया फेसिंग अपवर्ड। तो मैं आपको पहले अलग से बना के समझाता हूं, बाकी फिगर से आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, एक मिरर रख दिया। फेसिंग अपवर्ड का मतलब है ये ऊपर की तरफ, यहाँ पे क्लीन एरिया होगा। ठीक है, एक आदमी मिरर के टॉप को देखता है जो 120 मीटर की दूरी पे है मिरर से। एक टावर के टॉप को देखता है जो 120 मीटर की दूरी पे। तो मिरर का मैं सेंटर पॉइंट फिलहाल ये मान लेता हूं जहां से हम मिरर का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। इससे मैं 120 मीटर दूर गया तो यहां पे एक टावर रहा होगा। एक आदमी इस टावर के टॉप को देख रहा है इस मिरर के अंदर, तो कैसे पॉसिबल है? आप कहेंगे सर ये आदमी मेरा यहां पे रहा होगा। वो क्या करेगा, वो यहां से इसे देखना स्टार्ट करेगा। ठीक है, यहां पे जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ, ठीक है। हमें ये पता है अगर ये मिरर पे 90 डिग्री एंगल बना दूं मैं, ठीक है, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल। साइंस में आप पढ़ते हैं ये चीज, साइंस का कंसेप्ट यहां पे लग रहा है। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया और I इक्वल्स टू आर हमारे पास होता है। तो I इक्वल्स टू आर होता है तो अब मिरर के कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे तो ये वाला 90 माइनस आई, तो मैं कहूंगा ये थीटा, और ये भी 90 माइनस आर, ये भी थीटा। तो ये बात दोनों एंगल क्या हो जाते हैं, मेरे पास बराबर हो जाते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट चलता है। तो ये यहाँ पे आपको इमेज में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बताया। तो मैंने कहा यहाँ पे कि ये वाला जो एंगल है मेरे पास और ये वाला जो एंगल है ये दोनों बराबर हो जाएंगे।
मैन मिरर से 1 मीटर की दूरी पे है, मैन की हाइट 1.6 दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे एक टावर है कुछ जो 120 मीटर पे, हमसे पूछा है कि हाइट बता दो कि टावर की हाइट क्या होगी। आप कहेंगे सर अगर ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल थीटा बराबर हो गया तो टेन थीटा दोनों में बराबर हो जाएगा, ठीक है। 1.6 डिवाइडेड बाय 1 ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा मेरे पास h डिवाइडेड बाय 120। तो सोल्व कर लो, 120 इंटू में 1.6 16 इंटू 12 क्या होता है 192, तो 192 मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, टेन थीटा को इक्वेट कर दिया बस मैंने। अगला सवाल हमारे पास, ये थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है, देखो इसे ध्यान से, एक तो पहले बड़ा भी है लेकिन फिर भी हम एक बार ट्राई जरूर करेंगे कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक कॉलेज है जिसके अंदर किस सब्जेक्ट को कितने कितने स्टूडेंट्स ने लिया है उसका डेटा हमें यहाँ पे दे रखा है। कोई भी स्टूडेंट मल्टीपल सब्जेक्ट को नहीं लेता है तो हमें बताना है टोटल परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितनी रही होंगी कॉलेज के अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखे हैं तो अगर 840 स्टूडेंट्स ने मैथ्स लिया है तो उसमें 40% गर्ल्स हैं और 60% बॉयज हैं। तो हमसे फाइनली ये पूछा है कि टोटल परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कॉलेज के अंदर कितनी है। टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, हालांकि बहुत मुश्किल तो नहीं है बट इट मे टेक, जो बिगिनर है उन्हें 2 मिनट तक भी लग सकती है और जो जिनकी तैयारी काफी अच्छी है उन्हें भी 1 मिनट से ज्यादा लगी जाएगी इसे करने में। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हम कैसे बताएंगे, आप कहेंगे सर पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने पड़ेंगे हमें, कितने हैं यहाँ पे, आप इनका सम अप करेंगे 1710 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर गर्ल्स की बात करेंगे जैसे 40% ऑफ 84, तो आपको पता है ओवरऑल जब परसेंटेज करेंगे तो एक जीरो यहां से कट जाएगी, एक जीरो यहां से, तो 2 जीरो एलिमिनेट हो जाती है परसेंटेज में। तो मैथमेटिक्स लेने वाली गर्ल्स कितनी हो जाएंगी हमारे पास, 84 इंटू में 4 336, फिर हमारे पास 7 इंटू 22 करेंगे तो ये वाली वैल्यू 154 आएगी, ठीक है। फिर 30% इंटू में ये करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 45 इंटू में 3 135 आएगा। और उसके बाद हमारे पास 8 इंटू में 20 160 आएगा। ये टोटल गर्ल्स हो गई, कितने पर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 1710, कितने परसेंट है निकालने के लिए इंटू में 100%, दिस विल बी माय आंसर, ठीक है। तो लिटिल बिट कैलकुलेटिव, राइट। चलिए करते हैं एडिशन। मेरे पास 6 4 10 और 5 15, एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा यहाँ पे 34 49 62 और 16, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, अब यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ऑप्शंस पे एक बार नजर डाल लो क्या क्या जा रहा है। 45 है, 48 पॉइंट समथिंग है, 20 है। अच्छा एक ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, जैसे 171 से अगर मैं काटूंगा तो सबसे पहले आप कहेंगे सर ये 4 टाइम्स जाएगा, ठीक है। 17 4 जा, मेरे पास 68 होता है तो 684 हो गया, तो 101 बचेगा, ठीक है। 1010 लूंगा, कितने टाइम्स जाएगा, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे मेरे पास ये वाली वैल्यू जाएगी 6 टाइम्स के आसपास, तो 6 से थोड़ा सा कम ही रहेगा, तो 45.9 सीम्स अप्रोप्रिएट, तो 45.9 विल बी माय आंसर, ठीक है। चलें क्या आगे, बाकी और क्या चीज देख सकते थे इस क्वेश्चन में, आप ये देख सकते थे कि भाई 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें टोटल गर्ल्स की परसेंटेज बतानी है, तो जो रेंज रहेगी, देखो मिनिमम गर्ल्स कितने परसेंट है 30% और मैक्सिमम गर्ल्स कितने परसेंट है 80%, तो जो नंबर ऑफ गर्ल्स आएंगी ना टोटल वो 30 और 80 के बीच में ही हो सकती हैं, ठीक है। तो 20 कभी भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता था, बाकी तीनों ऑप्शंस में आपको ट्राई करना पड़ता है, उसके लिए आप इस तरीके से ही करेंगे। अदरवाइज आप डेविएशन कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा हमारा मेहनत बचेगी नहीं, उसमें भी कैलकुलेशन पूरी की जाएगी। अगला सवाल हमारे पास पाई चार्ट यहाँ पे हमें दे रखे हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसीज टूरिस्ट हमें यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे एज ऑफ टूरिस्ट दे रखा है, ठीक है। तो जो टूरिस्ट अलग अलग जगह से आगरा, अमृतसर, कोणार्क और काशी में उनका डेटा है, और जो टूरिस्ट आए हैं उनकी एज कितनी कितनी है परसेंटेज में वो बता रखी है। तो हमसे पूछा है कि टोटल टूरिस्ट कितने हैं जो आगरा और काशी में गए, तो भाई टूरिस्ट टोटल परसेंटेज बतानी है ना हमें, तो काशी और आगरा ब्लू और येलो, ये हो गया 20 + 15, ये वाली वैल्यू तो मेरे पास कितनी आ गई 35%। क्वेश्चन हो गया खत्म, कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी। अगला सवाल, ये थोड़ा ठीक सवाल था,
कोट ए का मान हमें दे रखा है इतना, हमें वैल्यू बतानी है साइन ए कोस ए प्लस कोट ए। अब जिन लोगों ने हायर ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ रखी है, जिसे वैल्यूज पता है tan की 22.5 पे क्या होती है, कोट की क्या होती है, तो वो हायर ट्रिग्नोमेट्री से इजीली कर सकते हैं। अदरवाइज बेसिक से भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं दोनों तरीके से आपको ये क्वेश्चन बता देता हूं। पहले अगर मैं हायर ट्रिग्नोमेट्री की तरफ से जाऊं तो आपको यहां पे ये दे रखा है और ये चीज निकालनी है, ठीक है। कोट ए जो दे रखा है ये तो ऑलरेडी पता है। अब साइन ए कोस ए दे रखा है, मेरे को पता है ये क्या होता है, ये वाली वैल्यू होती है साइन 2a डिवाइडेड बाई 2, और ये कोट ए का तो मान एडिटीज आप √2 - 1 रख सकते हैं। तो अगर आप एंगल ए निकाल लें तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। अब कोट ए √2 - 1 कब होता है, अगर आपको वैल्यू पता हो तो ये वाली वैल्यू होती है मेरे पास 67.5 डिग्री पे। जब कोट 67.5 होता है तब ए एंगल, तब मेरे पास ये वाली वैल्यू आती है। वरना आपको पता होगा 10 हम पढ़ते हैं 22.5 पे क्या होता है, ये होता है √2 - 1, ठीक है। 22.5 वाले भी पता हो आपको अगर, तो मैं लिखूंगा ये किसके बराबर है, कोट ए के। तो मैं लिखूंगा कोट ए के बराबर, कोट ए क्या हो गया 10 90 - ए, और यहां से भी आप आराम से निकाल सकते हैं कि भाई 90 - ए किसके बराबर 22.5, तो ए का मान इतना हो गया। अगर ए इतना हो गया तो 2a मेरे पास, इसमें आप डबल कर देंगे तो ये वाली वैल्यू 135 बन जाएगी। साइन 135 का मान क्या होगा, 130 को आप लिख सकते हैं 180 - 45, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो मेरे पास साइन एडिटिव रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये साइन 45 बन जाएगा। साइन 45 का मान क्या होता है मेरे पास, ये वाली वैल्यू होती है 1/√2, तो इनटू में 2 प्लस √2 - 1, दिस विल बी माय आंसर। यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो मेरे पास डिनोमिनेटर में 2√2 है, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई √2 और यहाँ पे 4, पूरा एलसीएम ले लूंगा तो 4 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4√2 - 4, तो आंसर क्या हो गया 5√2 - 4 डिवाइडेड बाय। एक तरीका तो ये स्ट्राइक कर सकता है इस क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर पे बेस्ड ही क्वेश्चन है ये। दूसरा तरीका हमारे पास बेसिक से आप जाओ, ज्यादातर बच्चे बेसिक से गए होंगे, कुछ नहीं करना। देखो कोट ए हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस परपेंडिकुलर हो गया 1, बेस हो गया ये। हमें निकालना है साइन ए कोस ए, तो साइन ए कोस ए की बात करूंगा तो वो होगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस डिवाइडेड इनटू में पर एक हो गया कोस, ये हो गया साइन हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, प्लस कोट ए जो हमें निकालना है वो तो एज इट इज गिवन ही है √2 - 1। बेस दिख रहा है परपेंडिकुलर दिख रहा है तो √2 - 1 इंटू 1, √2 - 1 एज इट इज आ गया। अब हाइपोटेनियस क्या आएगा मेरे पास, आप कहेंगे सर इन दोनों के स्क्वायर का सम, और स्क्वायर है ना तो इन दोनों के स्क्वायर का सम, तो 1 का स्क्वायर प्लस √2 - 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 - 2√2 यही वैल्यू बनेगी, और प्लस में कोई दिक्कत नहीं, आप 4 - 2√2 बनाइए, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पे अगर मैं 2√2 को कॉमन ले लूं तो मेरे पास ये √2 - 1 है, फिर से मेरे पास यहाँ पे √2 - 1 आएगा, और प्लस क्या बिल्कुल सेम कैलकुलेशन बन गई जो मैंने वहां पे करी थी। तो √2 - 1 से √2 - 1 एलिमिनेट होगा, 1/2 √2 है तो ऊपर लिखेंगे √2 से मल्टीप्लाई √2/4, और यहाँ पे फिर से 4√2 - 4 एलसीएम लेने में, तो आंसर वही आ जाएगा मेरा, डेट जो हमने मार्क किया था 5√2 - 4 डिवाइडेड बाय 4। किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ये जेनरिक मेथड हो गया। ये अगर आपको वैल्यूज वगैरह याद है तो उससे हो सकता है जल्दी कर दिया हो आपने। मैक्सिमम केसेस में ये इस तरीके के मेथड आपके ज्यादा काम आते हैं। अगला सवाल मेरे पास, एक क्यूबॉइडल वाटर प्यूरिफायर है जो इतने सेंटीमीटर क्यूब वाटर को होल्ड कर सकता है। ब्रेथ दे रखा है 1/4 ऑफ हाइट, लेंथ दे रखा है 1/2 ऑफ सम ऑफ ब्रेथ एंड हाइट। तो हमें बताना हाइट क्या रहेगी। तो वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। और ये हमें दे रखा है किसके 1250। हमें निकालना क्या है, हमें तो हाइट ही निकालनी है। तो हाइट की टर्म्स में चीजों को लेके चलेंगे, तो मैं मान लेता हूं हाइट मेरे पास है h। अब ब्रेथ कितना दे रखा है, ब्रेथ है 1/4 ऑफ हाइट, तो 1/4h, और लेंथ दे रखा है 1/2 ऑफ सम ऑफ ब्रेथ एंड हाइट, तो 1/2 ऑफ ब्रेथ और हाइट का सम करेंगे 1/4h प्लस h। तो मैं
पूरा लिख देता हूं जो जिससे कुछ भी बच्चे कंफ्यूज ना हो, 1/4h प्लस, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बनेगी। तो अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो 5h बनेगा ऊपर, और h इधर भी h भी है, तो 5h3। नीचे कितना आएगा, 2 इंटू 4, 8 इंटू 4 32, और ये आ गया 1250 के बराबर। क्वेश्चन खत्म हो गया। 5 से काटूंगा तो मेरे पास 250, 250 इंटू में 32 करना है, h3 है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं इसमें, h 250 इज नथिंग बट 125 इंटू में 2, तो 125 इंटू में 2 इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 64। h निकालने के लिए यहाँ पे यहां से आ जाएगा 5 बाहर और यहां से आ जाएगा 4 बाहर, तो ये आ गया 20। क्लियर है सभी लोगों को? अगला सवाल हमारे पास, कहता है हमारे पास R क्या करता है, एक 8 यूनिट की स्टिक को यूज करना चाहता है एज अ कॉमन इंटरनल टेंजेंट। कॉमन इंटरनल टेंजेंट हम किसे कहते हैं, ये टर्म आपको सीजीएल 2025 में भी दिखी होगी। इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इंटरनल टेंजेंट का मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो वो इस तरीके की एक स्टिक है जो कि 8 सेंटीमीटर की, इसे यूज करना चाहता है दो सर्कल्स पे, जिसका एक का रेडियस हमें दे रखा है 3 यूनिट और एक का दे रखा है 4, तो ये मान लो 4 है, और ये मैं कह सकता हूं ये वाली वैल्यू होगी मेरे पास 3 यूनिट, ठीक। तो हमें बताना है इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। हमें इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का स्क्वायर ये बराबर होता है जो इनके बीच का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर, और उसमें से अगर हम घटा दें इन दोनों के सम के स्क्वायर को, तो मेरे पास यहां पे रेडियस के सम के स्क्वायर को, तो 3 + 4 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो आप देखेंगे ये 84 है, 64 है, यहां पे 7 का स्क्वायर 49 है, वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3 यूनिट लास्ट में 113। दिस इज माय आंसर, ठीक है। समझाने की दृष्टि से थोड़ा सा डायग्राम बना दिया, बाकी तो ये ओरली करने वाली चीजें हैं। हमारे पास एक 2 डिजिट का नंबर दे रखा है, उसकी सम ऑफ डिजिट हमें 8 दे रखी है, और अगर डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाए तो नंबर बढ़ जाता है 18 से। तो हमें बताना है वो नंबर क्या रहा होगा। ऑप्शन से कर ले। आप कहेंगे सर डायरेक्टली करो, सम ऑफ डिजिट 8 होना चाहिए, 8 8 8 8, चार ऑप्शन सेटिस्फाई करते हैं। अब हम रिवर्स कर लें तो वैल्यू कितने से बढ़ जाए, 18 से। रिवर्स करो भाई, ये 53 है, रिवर्स करूंगा 38 बनेगा, ये तो घट गया, नहीं हो सकता। 35 है, रिवर्स करूंगा तो 53 बनेगा, डिफरेंस कितने का है, 18 का, यही चाहिए था हमें, आंसर आ गया, क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक। आगे बढ़ता हूं, बेसिक से कर रहा हूं तो कैसे कहेंगे, आप कोई भी 10 डिजिट का नंबर है, से मेरे पास 23 है, तो मैं इसे कैसे लिखता हूं, आप कहेंगे सर ये मेरे पास 110 प्लेस सॉरी यूनिट्स प्लेस पे है तो 3 इंटू 1 लिखते हैं, और जो 10 प्लेस पे है तो इसे लिखता हूं 2 इंटू 10। क्या ऐसे ही लिखते हैं और इन दोनों को सम कर देते हैं, ये मेरा नंबर बन जाता है। ऐसे ही अगर मैं दो डिजिट का नंबर है उसे मैं एक्स वाई मान लूं तो मैं इसे क्या लिखता हूं, मैं इसे लिखता हूं 10x + y, ठीक है। ये सेम ही चीज को रिप्रेजेंट करता है 2 डिजिट के नंबर को। अब हमसे कह रहा है कि इन दोनों के डिजिट का सम, पहला रिलेशन तो कह रहा है कि x + y हमारे पास कितना है, 18 है, दूसरा सॉरी 8 है, दूसरा कह रहा है कि अगर मैं इसके डिजिट्स को रिवर्स कर दूं तो नंबर क्या बनेगा मेरे पास, नंबर बनेगा yx को मैं क्या लिख सकता हूं, 10y + x। तो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कितना ज्यादा है, 18। तो इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो यहां पे आप देखेंगे 10y में से y को घटाऊंगा तो मेरे पास 9y बचेगा, और x में से 10x को घटाऊंगा तो 9x, तो 9x y - x लिख सकता हूं मैं इस चीज को। ये वाली वैल्यू 18 के बराबर आएगी। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, सोल्व करके क्या आप आंसर निकाल सकते हैं, 9 से काट दोगे तो ये बचेगा मेरे पास 2, ठीक है। और यहां पे आप इसे आगे सोल्व कर लो, ठीक है। दोनों को सम करोगे तो आपको y का मान यहां पे मिल जाएगा 2y 10 के बराबर, तो y 5, और x का मान आपको मिल जाएगा 3।
ठीक, ये इसका बेसिक तरीका है, वरना डायरेक्टली आपको ऑप्शन से करने होते हैं इस तरह के सवालों को। अगला सवाल, एक साइकिलिस्ट 12 किलोमीटर राइड करता है, एवरेज स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। अगले 18 किलोमीटर राइड करता है एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बताना है कि एवरेज स्पीड इंटायर राइड की क्या होगी। तो एक चीज तो देखो भाई, मुझे ये समझ में आ रही है, यहाँ पे है 12 और यहाँ पे 18, तो एवरेज स्पीड 12 और 18 के बीच में रहेगी। 12 और 18 के बीच में कौन से ऑप्शंस नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है, तो दो ऑप्शन कट गए। ठीक है, अब हमारे पास आप देखेंगे ये डिस्टेंस में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, ये 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है 18 किलोमीटर, और 18 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है 12 किलोमीटर। तो जो मेरी वैल्यू आएगी थोड़ा मिडिल की साइड जाएगी। अब जैसे ये 12.5 है तो इसके आने के चांसेस थोड़े कम रहेंगे, मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता, लेकिन इसकी उम्मीद कम है, तो आंसर यही होना चाहिए। वरना इस क्वेश्चन को बेसिक से करना बहुत ही ज्यादा आसान है। आप कहेंगे सर एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस मेरा यहां पे कितना निकल के आएगा, ये आ जाएगा मेरे पास, पहले 12 जा रहा है फिर 18 जा रहा है। टोटल टाइम कितना आएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे 12 जा रहा है किस स्पीड से, 18 की स्पीड से, और फिर 18 जा रहा है किसकी स्पीड से, 12 की स्पीड से। सोल्व कर लो, अपना आंसर निकाल लो, क्वाइट एन इजी वन। ऐसे काट दोगे 2 भाग 3 आ गया, ठीक है, 3 भाग 2 आ गया। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे 4 और 9 13 आ जाएगा नीचे, और यहां पे हो जाएगा मेरे पास 6 3 2 जा 6, 6 को 30 में मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिवाइडेड बाय 13 कितना जाएगा, ये वाली वैल्यू 13.110 हो गया, तो लगभग 8 टाइम्स 13.8 समथिंग जाएगा मेरे पास। तो ये चारों, ये वाला ऑप्शन भी गलत था, इसे ठीक कर लेना, दिस इज नॉट द राइट आंसर, 13.8 समथिंग। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसे सिंप्लीफाई करना है, क्या आंसर आएगा। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट हम यही फॉलो करते हैं, तो ऑफ पहले सोल्व होगा, तो ऑफ पे ब्रैकेट लगा लेता हूं सिंप्लीफाई करने के लिए, फिर मल्टीप्लाई। एडिशन है तो ये ब्रेक की तरह काम करेगा, तो ये पूरा बाद में सोल्व कर लेना। इधर हमने ब्रेक कर दिया पूरा, एडिशन डिवीजन पूरा चल रहा है, तो ये एक साथ सोल्व करेंगे। ठीक है, इसमें ऑफ सबसे, ऑफ की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो ऑफ वाला हमने ये कर लिया। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, डिवाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो ये हमने बना लिया और अब हम इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या बनेगी, तो ये तो सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, तो 5 4 जो 20, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 270 और एक 0 और है, फिर प्लस यहाँ पे 120 को 6 से करना है, 120 इंटू 6 लिख सकता हूं एक तरीके से, और यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास फिर से 6 बचेगा, और इंटू में यहाँ पे 12 बचेगा। सोल्व करके आंसर बताओ। अब देखो चारों ऑप्शन दे रखे हैं, इसे डिजिटल सम से कर लेंगे। देखो ये 9 से कट रहा है, 6 6 3 3 का मल्टीपल है 9, ये भी 9 से कट रहा है, तो डिजिटल सम क्या आएगा, 0 आएगा। तो 9 से कटेगा मेरा आंसर, मैं ये भी कह सकता हूँ चार ऑप्शन में। ये 9 से नहीं कटेगा, ये 9 से नहीं कटेगा, 4 चौक 16 9 से नहीं कटेगा, ये वाली वैल्यू है जो 9 से कट रही है, तो यही आंसर हो सकता है। बाकी आप यूनिट डिजिट या कुछ और ट्राई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बट यही है। देखो 0 तो मिल जाएगी आपको लास्ट में, बट यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, फिर अटकोगे। तो 9 का डिविजिबल मुझे दिख रहा था, तो ऑप्शन से डायरेक्टली हो गया, ऑप्शन इजी थे। अगला सवाल मेरे पास, एक रेक्टेंगल लार्जेस्ट एरिया का हमें एक सर्कल से कट करना है, तो हमें बताना है कि एरिया क्या होगा रिमेनिंग पोर्शन का। अच्छा सवाल है, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे क्वेरीज में कह भी रहे थे कि सर ये क्या कर दिया आपने, रेक्टेंगल लिखा है स्क्वायर क्यों काट रहे हो। मैं आपको समझाता हूं। अगर मुझे इसके अंदर मैक्सिमम साइज का क्या करना है, रेक्टेंगल कट करना है इस सर्कल में, ठीक है, तो जो मैक्सिमम साइज का रेक्टेंगल कट हो सकता है एक सर्कल से, उस रेक्टेंगल को हम बोलते हैं स्क्वायर। क्लियर है ये चीज।
एक सर्कल के अंदर अगर हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं, उसका साइज अगर मुझे मैक्सिमाइज करना होगा तो जो फिगर बन के आएगी मेरे पास वो स्क्वायर होगा। आपको पता होगा स्क्वायर भी एक तरीके का रेक्टेंगल ही होता है। अगर रेक्टेंगल की दोनों साइड को हम इक्वल कर दें तो वो बन जाता है स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर इज अ सब टाइप ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, ऐसे ही रेक्टेंगल हम पढ़ते हैं इज अ सब टाइप ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम इज अ सब टाइप ऑफ अ क्या, स्क्वायर। अरे वो सॉरी क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसकी अपोजिट साइड्स को पैरेलल बना दिया जाए और ज्वाइन कर दिया जाए तो वो बन जाता है पैरेललोग्राम। अगर एक पैरेललोग्राम है, उसके हमारे पास एक एंगल को हम क्या कर दें 90 डिग्री बना दें तो वो बन जाता है मेरे पास रेक्टेंगल। अगर मेरे पास एक रेक्टेंगल है, उसकी दोनों साइड को इक्वल कर दें, एडजेसेंट साइड को इक्वल कर लें तो वो बन जाता है मेरे पास क्या, स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी हायरार्की चलती है। तो अगर हम बात करें तो स्क्वायर भी एक तरीके का एक रेक्टेंगल होता है जिसकी दोनों साइड इक्वल हो जाती है, और हमारा मैक्सिमम साइज की अगर हम फिगर बनाएंगे तो वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब स्क्वायर हमें दिख गया है तो चीजें हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। ये सेंटर है, अगर मैं यहां से सेंटर ये वाली लाइन से ये मिलाऊं, ठीक है, डायगोनल्स मिलाऊं तो वो आपके क्या करेंगे, जो सर्कल का सेंटर होगा उस पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे। ये मुझे 7 दे रखा है रेडियस ऑफ अ सर्कल, तो ये कितना हो जाएगा 7 + 7 14। ठीक है, एरिया की बात करेंगे तो एरिया होता है डायगोनल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। एरिया ऑफ ए स्क्वायर होता है डायगोनल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो 7 × 2 = 14 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, हमें पाई की टर्म्स में पूछा है तो पाई की टर्म्स में निकाल लेंगे। एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, तो पाई इंटू में 7 का स्क्वायर। इसमें से ये वाली वैल्यू घटा दो तो हमें रिमेनिंग पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे 49, हाँ 49 दोनों जगह कॉमन आ जाएगा मेरे पास। ये 49 × 2, 2 से काटने के बाद 49 × 2 बचेगा, तो ये बचेगा पाई -2। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलें क्या आगे। तो आपको ध्यान रखना है एक सर्कल के अंदर अगर मैं मैक्सिमम साइज का रेक्टेंगल डालना चाहता हूं तो वो रेक्टेंगल क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक, कहता है 40 वर्कर एक काम को 20 दिन में खत्म कर सकते हैं। सेम काम को 16 दिन में खत्म करने के लिए कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आप मान लो एक आदमी एक दिन में एक काम करता है तो 40 वर्कर एक दिन में 40 काम करेंगे और 20 दिन में काम को खत्म करेंगे, तो टोटल वर्क हो गया मेरा इतना। अब हमें बताना है सेम काम को ही अगर हमें 16 दिन में खत्म करना हो तो कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो मैंने कहा से मान लेता हूं n वर्कर्स की, तो ये भी टोटल वर्क है। सोल्व करके अपना आंसर निकाल लेते हैं। आप यहाँ पे 4 से काटोगे तो 5, फिर दोबारा 4 से काटोगे तो 8, सॉरी 10, और नंबर ऑफ वर्कर्स कितने चाहिए हमें, 50। अगला सवाल हमारे पास, एक पर्सन डेस्टिनेशन पे 45 मिनट लेट पहुंचता है अगर उसकी स्पीड 4 किलोमीटर/आवर है। 45 मिनट पहले पहुंच जाएगा अगर स्पीड 5 किलोमीटर/आवर है। तो हमें बताना है स्टार्टिंग पॉइंट से डेस्टिनेशन कितनी दूरी पे। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है इस तरह के क्वेश्चन का। डिस्टेंस मेरा बराबर होता है s1 × s2 डिवाइडेड बाय जो भी बड़ी हो स्पीड, या s2 - s1 कर लो या s1 - s2 कर लो, मॉड्यूलस में कर देना है पूरे को, कोई दिक्कत नहीं है। और इनटू में चेंज इन टाइम, टाइम का डिफरेंस जो उनका है वो। तो अब यहां से आप देख सकते हैं कि s1 मेरे पास एक बार 4 था, एक बार 5 था, एक बार फिर 5 में से 4 घटा दूंगा, बड़े में से छोटे को घटाना है बेसिकली, इसका मतलब यही है। और इसके चेंज टाइम का डिफरेंस कितना है, पहले 45 मिनट लेट था तो मैं कह सकता हूं t + 45 था पहले, और अब लग रहा है t - 45, 45 मिनट जल्दी, तो डिफरेंस कितने का आ गया, 90 मिनट का आ गया। 90 मिनट क्या होता है 1.5 आवर्स, तो यहाँ पे 1.5 लिख सकते। ठीक है, ये 5 - 4 है, सॉरी, तो 20 इंटू में 1.5 ये आ गया 30। डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप कहें सर डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, d है, पहले स्पीड कितनी है 4 की है, फिर स्पीड मेरे पास 5 की है, तो टाइम स्टार्टिंग का टाइम ये है, बाद का टाइम ये है, तो पहले ज्यादा टाइम लग रहा होगा ना हमें,
क्योंकि स्पीड कम है, बाद में कम टाइम लगेगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, ये मेरे पास t+45 है, उसमें से घटाया मैंने t-45। तो सेम वही चीज यहाँ पे इसका गैप जो आया, टाइम का गैप, मेरे पास टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया 90 मिनट का। 90 मिनट इज नथिंग बट 1.5 आवर्स। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1.5, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है। इसे सोल्व करेंगे तब भी वही बात है, और आप रेशियो मेथड से करना चाहें तब भी कर सकते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पे मेरे पास स्पीड का रेशियो है 4:5, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ये 5:4 हो जाएगा। टाइम का डिफरेंस है 1 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, 1 रेशियो आपका रिप्रेजेंट करेगा 90 मिनट को, मतलब 1.5 आवर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो आप यहां पे निकालेंगे कि सेकंड केस में कितना टाइम लग रहा है 4 रेशियो, तो मतलब ये हो जाएगा 6 आवर। 6 आवर लग रहे हैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 5 × 6 कितना हो जाएगा 30। तो इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो इसमें जो मेथड आपको ठीक लगे, जिसमें कंफर्टेबल हो, उससे करिए। अगला सवाल कहता है कि एक सर्कल का जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर है और लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है इतनी, एरिया ऑफ सेक्टर बताना है। कितनी बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा है, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, हाफ इंटू में लेंथ ऑफ आर्क इंटू में रेडियस। तो हाफ इंटू में लेंथ ऑफ आर्क कितनी 18, और रेडियस हो गया मेरे पास 60, तो 30, 3 × 18 54, तो 540। ये मेरा क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला सवाल हमारे पास कहता है कि एक कंपनी है, दो कंपनी दे रखी है ए और बी। कंपनी ए की इनकम करोड़ में 2011, 12, 13, 14 दे रखी है, ऐसी कंपनी बी की दे रखी है। हमें बताना है अगर कंपनी ए 25% ऑफ इनकम को एज अ प्रॉफिट दिखाती है 2014 में, तो हमें एक्सपेंस क्या होगा इस ईयर का। प्रॉफिट और इनकम में कंफ्यूज मत करना। जब हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो इनकम बेसिकली क्या होता है, जो पैसा आपके पास आया लेकिन उसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं, वो हटा के जो बचता है वो प्रॉफिट होता है। एक तो हम कंसेप्ट अब नॉर्मल पढ़ते हैं सैलरीड इंप्लॉय के लिए, क्योंकि उसके कुछ खर्चे नहीं मानते। तो सैलरी वाला इंप्लॉय होता है, ठीक है, मतलब उसका इन्वेंट्री में कोई खर्चा वैसा नहीं होता। तो अगर हम इंप्लॉय की बात कर रहे होते हैं जनरली, ठीक है, तो इंप्लॉय के केस में हम कहते हैं इनकम होता है सेविंग प्लस एक्सपेंस। ठीक है, या इनकम को हम यहां पे जनरली सैलरी के तौर पे देखते हैं कि सैलरी भाई मेरी क्या होगी, जो इनकम है प्लस जो मेरा जो सेविंग है और जो मेरा एक्सपेंस हो गया। ठीक है, अगर मैं कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखता हूं तो इनकम जनरली जो वर्ड यूज किया जाता है वो रिप्रेजेंट करता है रेवेन्यू को। और रेवेन्यू में क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं, रेवेन्यू में दो चीजें आएंगी। आप तो एक कंपनी का एक्सपेंस हो गया और इसमें जो उसने प्रॉफिट कमाया वो। इसे आप कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के तौर पे भी समझ सकते हैं कि रेवेन्यू मेरा क्या हो गया भाई, या रेवेन्यू या इनकम। जब बिजनेस की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू या इनकम की बात करेंगे तो हमारे पास इस चीज को हम बोलते हैं अपना सेलिंग प्राइस। ये एक्सपेंस जो होता है वो जनरली कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करता है और बाकी का हमारा क्या रहता है, प्रॉफिट रहता है। ठीक है, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइए इसमें। जनरली जब हम परसेंटेज में इनकम के क्वेश्चंस करते हैं तो हम कहते हैं इनकम इक्वल्स टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर उस तरीके से आपको लेके चलना है तो जो सेविंग है आपका वो प्रॉफिट मान लो, एक्सपेंस जो है आपका वो एक्सपेंस है। ठीक है, तो इनकम इस तरीके से बनेगी, लेकिन जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, वो आपका सेविंग माना जाएगा अगर उससे रिलेट करना है। वरना सीधा हिसाब है, जब बिजनेस में हम इनकम की बात करते हैं तो बिजनेस में बेसिकली हम बात कर रहे हैं टोटल सेल की, कि जितना सेल हुआ वो हुआ इनकम। अब उसमें से जितना तुम्हारा खर्चा हुआ वो हो गया एक्सपेंस और जो बचा वो हो गया प्रॉफिट। तो इनकम इक्वल्स टू रेवेन्यू, और रेवेन्यू क्या होता है, ये होता है एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट। जितना तुम्हारा सामान बनाने में खर्चा आया वो, या जो भी तुम सर्विसेज दे रहे हो उसका जो खर्चा है तुम्हारा वो अलग हो गया, और उसके आगे का जो है प्रॉफिट। ठीक है, इन दोनों का योग कहलाता है इनकम। जैसे अगर मैं आपको आरबी के कोर्स के एग्जांपल से लूं, मान लो आपने आरबी पे ऑफिसर बैच खरीदा जिसकी कीमत है से 2000 रुपीज मान लेते हैं, 1999 है जनरली, और डिस्काउंट के बाद और कम हो जाता है 2000। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, इसके अंदर जीएसटी भी इंक्लूडेड है। ठीक है, इसके अंदर और भी बहुत सारे खर्चे, टीचर्स की सैलरी इंक्लूडेड है, एप्लीकेशन का खर्चा इंक्लूडेड है, सर्वर कॉस्टिंग इंक्लूडेड है। ठीक है, तो वो सारे के सारे एक्सपेंस हो गए हमारे, और उसके बाद जो बचेगा वो होगा प्रॉफिट। तो मैं कहूंगा जो इनकम है
वो तो ये है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसके अंदर हो सकता है हमारा जो एक्सपेंस हो वो 1500 रुपए का हो या 1600 रुपए का हो या 1800 रुपए का हो, और जो भी बचा वो बचेगा हमारे पास प्रॉफिट। क्लियर? और जो प्रॉफिट होता है उस पर इनकम टैक्स जाता है वो अलग चीज है, बट एक तरीके से आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो इनकम ऑफ कंपनीज, यहां पे कुछ इस तरीके से चीजें दे रखी हैं। कहते हैं 2014 के अंदर 25% ऑफ इनकम को प्रॉफिट दर्ज कराया गया कंपनी ए के लिए। कंपनी ए ब्लू से है, 2014 में इतना हो गया, ये 40 करोड़ ये इनकम हो गई। 25% अगर प्रॉफिट है तो एक्सपेंस कितना होगा? आप कहेंगे सर 2500 में से घटा दो तो ये बचेगा मेरे पास 75%। तो 75% कितना होता है? 3/4। तो 40 का 3/4 करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 30। तो ये क्या रहा होगा? एक्सपेंस रहा। क्लियर हो गया सभी लोगों को? चलते हैं आगे। तो यही है आपके लिए लाइव टेस्ट कंटिन्यू हमारी तरफ से आते रहेंगे। हर सैटरडे संडे आपको लाइव टेस्ट मिला करेगा। सैटरडे को सुबह 8 बजे से लेकर संडे की रात तक आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, आप आरबी की वेबसाइट पे जाके भी दे सकते हैं, एप्लीकेशन पे दे सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप टेस्ट सीरीज अगर परचेज कर सकते हैं तो आप परचेज कर लीजिए, अगर आप ऑफिसर बैच या द्रोणाचार्य बैच के यूजर नहीं है, क्योंकि उनके साथ तो ऑलरेडी फ्री है। अभी डिस्काउंट चल रहा है, टेस्ट 2025 करेंगे तो आपको पूरी टेस्ट सीरीज आपको 169 रुपीज में मिल जाएगी। इसमें फायदा ये होगा कि आप सारे टेस्ट को अपनी मर्जी से दे सकते हैं। जो लाइव टेस्ट होगा वो जब टाइम दे रखा है तब, वरना उसके एक हफ्ते बाद से कभी भी आप दे सकते हैं, कभी भी एनालिसिस कर सकते हैं। उसके अलावा लाइव टेस्ट के अलावा 20 से 30 तो हम लाइव टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, उसके अलावा 30 और 20 से 30 अलग टेस्ट होंगे। फिर पिछले साल के लाइव टेस्ट थे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, उसके एनालिसिस सॉल्यूशन सब मैंने कराया, तो उसका एक्सेस मिल जाएगा आपको। उसके अलावा जो अलग से टेस्ट थे वो फिर सेक्शनल टेस्ट और कैलकुलेशन बूस्टर क्विज़, तो 100 प्लस टियर 1 के फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे, 70 प्लस एक्स्ट्रा कैलकुलेशन क्विज़ मिलेंगे, और इसके बाद भी बहुत सारी चीजें मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा। ठीक है, कैलकुलेशन की स्पेलिंग करते हैं। ठीक, तो यही है। बाकी अपनी तैयारी आप अच्छे तरीके से करते रहिए। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद है और आपको लगता है कि आपको प्रिपरेशन में गाइडेंस की नीड है, आपको क्लासेस की नीड है, अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छा करना है आपको, तो आप कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं, जिससे एक जगह से आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाए। तो ऑफिसर बैच आप ले सकते हैं फॉर ऑल सब्जेक्ट। अगर आपको खाली मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स में दिक्कत आ रही है या रीजनिंग करना है, तो मैथ्स के साथ लिए आपके लिए द्रोणाचार्य बैच अवेलेबल है। दोनों ही कोर्सेज के साथ टेस्ट सीरीज आपकी टियर 1 की इंक्लूडेड है, अलग से टेस्ट सीरीज आपको नहीं लेनी होगी। तो अभी आप लोगों से यही विदा लेता हूं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।